तो सबसे पहले एक जर्नल बनता है। जर्नल में क्या लिखा जाता है? जर्नल एंट्रीज लिखी जाती हैं डेबिट क्रेडिट फॉर्म में। जर्नल अगर बन जाए तो ट्रायल बैलेंस बनता है। सही? मैं गलत कह रहा हूँ? जर्नल बन जाए तो पहले ट्रायल बैलेंस से पहले क्या बनता है? लेजर्स बनते हैं। लेजर्स में पोस्टिंग होती है, बैलेंसिंग होती है। फिर लेजर्स के जो डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनसे ट्रायल बैलेंस बन जाता है। और ट्रायल बैलेंस से फिर फाइनल अकाउंट्स मीन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी बन जाती है। ये बात सबको मेरी समझ आई है सर? कोई नई बात तो नहीं है? तो अब ये जो बातें आपको पता है बेसिक्स, इसी बेसिक से हमने और आगे चले जाना है। और आगे चलने का मतलब ये है कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने IAS 2 पढ़ा हुआ है। इन्वेंट्रीज, आर डेट, लोअर ऑफ कॉस्ट, NRV, ये सुने कभी वर्ड्स? तो उसी तरह IAS 16 का थोड़ा सा आइडिया होगा। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं। तो अब ये जो दो स्टैंडर्ड्स आपने पहले पढ़े हुए हैं, उसी में थोड़ा सा और भी आगे हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। और इसके अलावा भी बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में हैं। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप FAR के सब्जेक्ट में पढ़ लेंगे। फिर जो और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएंगे वो CPR का एक सब्जेक्ट है कैफ में। और फिर जो रिमेनिंग रह जाएंगे फिर फाइनल में। मीन्स ये जो आपने अब इंट्रो टू अकाउंटिंग की एक बेस बना ली है, इसी बेस से आपने आगे पहले FAR का सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट पढ़ना है, और उसके बाद फिर फाइनल में अकाउंटिंग फाइनल लेवल पे आ जाएगी। तो एक जो बेस आपकी बन गई, उसी बेस से इंशाल्लाह हमने और आगे डिस्कशन करनी है। तो इनिशियली आज इस तरह से करेंगे कि आपको कुछ पेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। उसमें जो फर्स्ट पेज सिलेबस वाला, थोड़ा सा उस पेज को पढ़ने का मकसद ये है कि ज़रा टॉपिक्स के कम अज़ कम नाम हमारे सामने आ जाए। डेफिनेटली अभी उन टॉपिक्स की डिटेल में तो आज हम नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता ही जाएंगे, लेकिन कम अज़ कम जो हमारे सिलेबस में टॉपिक्स हैं एटलीस्ट उनके नामों से ज़रा हम फेमिलियर अगर हो जाए तो एक अच्छा ज़रा स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा। जी इस वक्त ज़रा ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये ज़रा कैमरा वगैरह आप लोग देख लें ज़रा, बच्चों के जो कमेंट्स वगैरह इस वाले से आ रहे हैं। ये जो हजरात ऑनलाइन है इस वक्त, आपको बेटा आवाज़ मेरी ठीक आ रही है? इन बच्चों को ज़रा थोड़ा सा गाइड भी करने के उन्होंने रिस्पॉन्स कैसे देना और कहाँ देना, ये ज़रा इनिशियली। ये सेटिंग वगैरह अगर देखी नहीं, ये फिर बंद हो गई। मतलब नहीं चल रहा, चल रहा? मतलब ये सेटिंग वगैरह आप देख लेना, ये आवाज़ और इस तरह की प्रॉब्लम सुना। चलिए जी, काइंडली फर्स्ट पेज ज़रा अपने सामने रख लें, जिसमें ग्रेड बनी हुई है और सब्जेक्ट्स, सॉरी टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपके साथ भी ये जो पेजेस हैं ये अभी शेयर कर देता हूँ मैं। हाँ जी, लेकिन मीनवाइल आप ज़रा आपकी स्क्रीन पे जो पेज चल रहा है उसके साथ साथ मेरे ज़रा फॉलो कर लें ज़रा। जी सब्जेक्ट का नाम क्या है जी? नहीं, FAR इज़ एन एब्रीवेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। उसके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो एक नंबर्स की ग्रिड बनी हुई है। तो उस नंबर्स की ग्रिड का तो भी हमें ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक्स हैं उनके तरह नामों की तरफ आते हैं। यहाँ स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंस लिखा हुआ है। आप अपना पेज सामने रखें जिनके पास है, पेन रख लें साथ, कुछ ना कुछ हाईलाइट कर लीजिएगा। सबसे पहले ज़रा एक जो लिस्ट बनी हुई है इसमें ज़रा ढूंढेंगे कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पहले कोई नाम वगैरह सुना होगा, ज़रा ढूंढें ज़रा। मेरा ख्याल है 2 ढूंढने चाहिए आपको। ढूंढे ढूंढे ढूंढे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं पड़ा होगा यार? जी जो C हेडिंग है नीचे, उसमें IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का भी वर्ड सुना। लेकिन बड़ा इस प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का एक बड़ा माइनर सा पोर्शन स्टैंडर्ड का आपने पढ़ा हुआ है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली जो चीज़ें ऑलरेडी पढ़ी हूँ वो भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके अलावा भी IAS 16 में प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में काफ़ी सारी और चीज़ें भी हैं। मसलन आपने
कॉस्ट मॉडल वर्ड सुना कभी? कभी कैरिंग अमाउंट वर्ड सुना? WDV सुना है भाई? डेप्रीसिएशन सुना है? चलो मेरे ख्याल अगली बात मैं नहीं करता, इतने वर्ड तो सुना है मैंने। लेकिन बहरहाल IAS 16 कुछ आइडिया आपको है, लेकिन इसका बहुत सा पोर्शन जो है, बहुत सी और चीज़ें भी इसमें हैं जो FAR के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ऊपर ज़रा ए में आए, ज़रा ए में जो नंबर 2 है, IAS 1 खैर अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से तो नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिसे हम फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, फाइनल अकाउंट्स का तो टॉपिक होगा मेरा ख्याल है। उसमें आपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम को बनाना को सीखा होगा। ट्रायल बैलेंस से नीचे एडिशन इंफॉर्मेशन में कुछ डाटा होता है, वहाँ से फिर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम बनाते हैं। लेकिन वो भी आपने बड़ा बेसिक लेवल पे पढ़ा होगा, और आपने सोल प्रोप्राइटर के एंगल से वो स्टेटमेंट्स बनाना शुरू की होंगी। बिज़नेस करने के 3 तरीके होते हैं। एक इंडिविजुअल भी बिज़नेस कर सकता है, उसे फिर सोल प्रोप्राइटर बोला जाता है। पार्टनरशिप भी बिज़नेस की हो सकती है, और फिर कंपनी के साथ भी, कंपनी के नाम से भी बिज़नेस हो सकता है। तो आपने सोल प्रोप्राइटर के एंगल से कुछ चंद एक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, उसमें भी कुछ एडवांसमेंट्स आएंगी यहाँ। लेकिन हमारा इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट में मेन फोकस होगा कंपनी की अकाउंटिंग, कि अगर एक बिज़नेस कंपनी के नाम से है, लिमिटेड कंपनीज के नाम से है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। कॉन्सेप्ट बेसिक वही है, लेकिन कुछ प्रेजेंटेशन के कुछ डिस्क्लोजर्स वगैरह के फर्दर आस्पेक्ट्स भी होते हैं। मैंने कंपनी लिमिटेड वगैरह बोला है, मेरा ख्याल है ये जो आपका एक और सब्जेक्ट है I2B शायद, उसमें आपने कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, लिस्टेड, अनलिस्टेड, शेयर्स, ऑर्डनरी शेयर्स, सुना सुना लग रहा है। तो वही सारी चीज़ें पहले आपने उसकी बेस पे अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई, तो अकाउंटिंग ऑफ अ कंपनी कैसे होती है, हमारा ज़रा मेन फोकस उस पर होगा। और डेफिनेटली फिर जब ये क्वेश्चन आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो इसमें फिर बाकी जो डिफरेंट और टॉपिक्स भी हैं, स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो भी फिर मिक्स हो जाते हैं। ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया, आप भी ज़रा ढूंढ के करें ज़रा। वैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रैकेट में, स्टेट SOFP मीन्स स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, SOPL मीन्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोला जाता है, तो इसमें वैसे 5 कंपोनेंट्स होते हैं। थ्योरेटिकली सुना होगा आपने, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को समटाइम स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम भी बोलते हैं। लेकिन 3 और स्टेटमेंट्स के नाम जरूर सुने होंगे आपने, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है, चेंजेस इन इक्विटी भी है, और फिर नोट्स भी हैं। तो ये जो 3 फर्दर टॉपिक्स हैं, ये जो 3 फर्दर स्टेटमेंट, सॉरी बल्कि कहना चाहिए, ये आपने पहले बनानी तो नहीं सीखी हुई हैं, लेकिन ये तीनों चीज़ें, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो, या नोट्स हो, ये FAR के सिलेबस में आप बनाना भी सीखेंगे। तो थोड़ा ज़रा नीचे आएंगे तो B जो ग्रेड है, उसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, ये भी आपके सिलेबस में है। और फिर ये कैश फ्लो वाला कंपोनेंट है, ये क्या चीज़ होती है और ये स्टेटमेंट कैसे बनती है, तो ये भी है। बाकी जो नोट्स मैंने वर्ड एक बोला, उसने वो भी डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में शेयर होल्डर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, तो उसके लिए वो फिर नोट्स भी बनाने पड़ते हैं। मैंने एक वर्ड बोल दिया शेयर होल्डर्स, आई होप के सुना ज़रूर होगा। कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको फिर शेयर होल्डर्स वगैरह बोला जाता है। तो डेफिनेटली मैं बोलते बोलते ज़रा जहाँ जहाँ मुझे महसूस हो कि आपने वर्ड्स नहीं सुने हुए, उनको एक्सप्लेन तो थोड़ा सा करता रहूँगा, लेकिन इवन देन अगर कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के 5 कंपोनेंट्स, उसमें से जो 2 पहले आपने बनाए हुए हैं, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, वो भी हमने फर्दर और डिटेल में बनाने सीखने हैं। और जो 3 कंपोनेंट्स नहीं भी पहले आपने बनाए हुए, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लो और नोट्स, वो भी अभी इस FAR के सिलेबस का पार्ट है। ये ज़रा काइंडली इस तरह के जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं अदर देन स्टडी, और अगर किसी का ये आवाज़ वगैरह की इशू हो रहा है ये फिर बता दीजिए जी। अब ज़रा मैं बाकी भी ज़रा जस्ट जहाँ जहाँ कुछ नाम आपको फेमिलियर करवाना इस वक्त मेरा मकसद है, वो ज़रा आ जाए। ज़रा ग्रेड A से शुरू करना, जो A पार्ट बना हुआ है, 3 हिस्सों में बनी हुई है ग्रेड A B C। तो A में अच्छा नंबर 1 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बना, एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका कुछ आइडिया वैसे आपको है? आपने कभी प्रूडेंस कॉन्सेप्ट वर्ड सुना? प्रूडेंस, अक्रूवल, मटेरियलिटी, मैचिंग। तो ये जो कुछ अकाउंटिंग जो है, ये सारी ये कुछ कॉन्सेप्ट्स की बेस पे है। तो जिस जगह ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं, उसे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बोलते हैं। तो उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले आइडिया है,
लेकिन उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें हैं। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का भी जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो पहले आपको नहीं आइडिया, वो भी आपके सिलेबस में है। बहरहाल ये थोरेटिकल सी चीज़ है, ये भी इंशाल्लाह जब वक्त आएगा तो पढ़ेंगे। बहरहाल ये प्रूडेंस वगैरह तो एटलीस्ट ध्यान में आ गया ना, प्रूडेंस, मैचिंग, अक्रूवल। इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब कैश रिसीव हो जाए, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। इनकम जब अर्न हो जाए तो उस दिन इनकम क्रेडिट हो जाती है। अगर कैश उसी दिन आया तो कैश डेबिट हो जाएगा, और अगर कैश नहीं आया लेकिन इनकम हो गई है तो फिर रिसीवेबल बन जाएगा। इसी तरह एक्सपेंस किस दिन डेबिट होता है? जब वो इंकर हो जाए। अगर जिस दिन एक्सपेंस इंकर हुआ है उस दिन कैश चला गया है तो एक्सपेंस डेबिट होकर कैश क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर एक्सपेंस इंकर हो गया है, पे नहीं हुआ, तो एक्सपेंस पेएबल के तौर पे एक अकाउंटिंग एंट्री बन जाएगी। एक्सपेंस अब इंकर किस दिन होता है? जिस दिन उस अमाउंट का बेनिफिट ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय की सैलरी कंपनी के लिए कब एक्सपेंस बनती है? जब एम्प्लॉय सर्विसेज दे देता है, महीना गुजर जाता है, तो महीने बाद अब सैलरी का फ़ायदा हमने ले लिया, सैलरी की अमाउंट का फ़ायदा ले लिया। लेकिन अगर एग्जैक्टली मंथ एंड पे पैसे नहीं दिए तो सैलरी एक्सपेंस फिर भी डेबिट होके पेएबल क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है प्लीज़। और जब पैसे देंगे फिर उस दिन कैसे रिकॉर्ड करेंगे? फिर कैश क्रेडिट होके पेएबल, फिर पैसे देने से लाइबिलिटी कम हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल 30 जून था, जून के महीने की सैलरी 30 जून को हमारी लाइबिलिटी अब बन गई है। अगर पैसे आप 5 जुलाई को दे रहे हैं तो 5 जुलाई को फिर क्या एंट्री करेंगे? पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक है, तो पेमेंट करने से एक्सपेंस ऑलरेडी हो गया था, पेमेंट करने से फिर दोबारा एक्सपेंस नहीं बढ़ेगा। पेमेंट करने से आपकी लाइबिलिटी कम होगी, एक्सपेंस कम नहीं होगा। पेमेंट कम करने से लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है प्लीज़। और अगर जिस दिन एक्सपेंस इंकर हुआ उस दिन पे हो जाए तो देन सिंपली एंट्री क्या बन जाएगी? एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। लेकिन एक्सपेंस हो गया है तो उसे डेबिट हो जाना चाहिए, पैसे नहीं भी गए तो पेबल हो जाएगा। इनकम हो गई है तो अब उसे क्रेडिट हो जाना चाहिए, पैसे आ गए हैं तो ठीक है, नहीं आए तो रिसीवेबल के तौर पे, डेटर के तौर पे। डेटर वगैरह वर्ड सुना हुआ कभी? मैंने बहुत ज़्यादा तंग करना मेरा मकसद नहीं आज, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रा आइडिया मुझे भी हो जाए कि क्या हम अकाउंटेंट्स इकट्ठे हुए हैं या नहीं। जी नंबर 3 से लिखा हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, आगे वर्ड्स बोलें जी क्या लिखा है? इसकी एक एब्रीविएशन बनाया जरा, एनपीओ। आखिरी जो वर्ड्स आए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक एब्रीविएशन है एनपीओ। वैसे तो शायद आपने जब अकाउंटिंग पढ़ी होगी, जहाँ तक आपने पढ़ी है पहले, तो आपने शायद इनिशियली यही सुना हो कि बिजनेसेस की काउंटिंग होती है। अकाउंटिंग बिजनेस उसके ओनर की होती है। बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा वेंचर जिसका मकसद होता है कि हम प्रॉफिट कमाएं। तो बिजनेसेस प्रॉफिट के लिए होते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ तो अकाउंटिंग होनी ही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने ही हैं। लेकिन ये जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, जिनका मकसद सर्विसेज देना है। फॉर एग्जांपल कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल का मतलब एक ऐसा हॉस्पिटल है जो डिज़र्विंग पेशेंट्स को सर्विसेज देने के लिए बनाया गया है। अब वहाँ मकसद प्रॉफिट कमाना तो नहीं है, लेकिन इवन देन वहाँ अगर कोई ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरी होगी, बिजली के बिल आएंगे, एसेट्स हैं तो उनकी काउंटिंग होनी है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी हिसाब तो रखना पड़ता है कि कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने एसेट्स हैं, और अगर पैसे नहीं दिए तो लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो उनकी भी फिर अकाउंटिंग के अलग रूल्स हैं। नॉर्मली तो हमारा सारा फोकस होता है कि बिजनेसेस की काउंटिंग कैसे होनी है, कंपनीज जो प्रॉफिट कमाना चाह रही हैं। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि जिन लोगों ने पैसे दिए, क्या किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लोग पैसे दे रहे होंगे, डोनेशंस वगैरह दे रहे होंगे? अब जो पैसे दे रहे हैं उनको फिर बताना भी है कि वो पैसे कहाँ गए हैं। तो अकाउंटिंग की ज़रूरत जिस तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होती है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं, ताकि डिसाइड किया जा सके, देखा जा सके कि जो पैसे दिए लिए गए थे वो प्रॉपरली सही जगह पे वहीं यूज़ हुए हैं जहाँ लोगों ने कहे थे या नहीं हुए। तो रिकॉर्डिंग जब किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की करते हैं तो उसके लिए भी फिर स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो इधर शुरू वाले अगर वर्ड्स पढ़े जाएँ तो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड्स फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर। आई कैप ने जिस तरह अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कंपनीज़ की काउंटिंग के लिए,
इसी तरह नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की अकाउंटिंग कैसे होती है उसके लिए भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। और इस पूरी अगर रो को इकट्ठा देखा जाए तो इसे ASNPO का भी लिख सकता हूँ मैं। एक सेकंड ASNPO का मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर, तो ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है कि अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उसके जो रूल्स हैं, वो क्या सेट हुए हैं ICAP के। तो उस हवाले से भी फिर इंशाल्लाह जब आप बड़े हो जाएंगे मीन्स अकाउंटिंग के हवाले से, जब हम थोड़ा सा ज़रा बिजनेस की अकाउंटिंग को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग भी करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही होंगे, एक्सपेंस हो रहा है डेबिट ही होना है, एसेट आ रहा है तो डेबिट ही होना है, लाइबिलिटी बढ़ी तो क्रेडिट ही होना है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स वही हैं, जस्ट कुछ प्रेजेंटेशन के और फिगर्स को लिखने के तरीक़ों में थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि उनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग वगैरह का इशू डिफरेंट होगा। अदरवाइज बेसिक कॉन्सेप्ट्स का इंशाल्लाह इशू नहीं है। ये ज़रा आवाज़ के इश्यूज जो मेरे सामने आ रहे हैं आप बताते रहें फिर आप, और क्या वजह था इनका स्पेसिफिक इशू। जी मेरी इस बात में जहाँ तक मैंने कुछ किया कोई कन्फ्यूजन। चलें सेकंड फिर दूसरा हिस्सा, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड कैश फ्लो एक मेन हेडिंग है। उसमें दो तो स्टेटमेंट्स वही आ गई जो अभी मैंने दिखाई हैं। अब ये जो IAS लिखा हुआ है, बल्कि IAS का ऊपर भी IAS 1 लिखा हुआ था, IAS स्टैंड फॉर, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वैसे, लिख लें ज़रा सा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहीं एक जगह ऊपर, कहीं इर्द गिर्द साइड पे पेज के स्टार्ट पे कहीं लिखना है IAS इज एन एब्रीविएशन ऑफ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो IAS 7 नीचे लिखा हुआ था कैश फ्लो के सामने, ये भी एक स्टैंडर्ड है। कैश फ्लो क्या होती है, कैसे बनती है, जिस तरह स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक फॉर्मेट होता है। सबसे पहले एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स आते हैं, आगे बताएं क्या आता है, मेन हेडिंग्स, करंट एसेट्स आते हैं, प्लीज़ यार तरतीब ज़रा तरतीब, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स, उसके बाद इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी में कैपिटल, प्रॉफिट, ड्राइंग्स, आगे नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। तो एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का। इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स है, कोई अदर इनकम है, एक्सपेंसेस वगैरह हैं। तो जिस तरह इन स्टेटमेंट्स के फॉर्मेट्स हैं, इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी हो, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो हो, इन स्टेटमेंट्स के भी फॉर्मेट्स हैं, ये हैं क्या, बनती कैसे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी डिस्कशन हमारे सिलेबस का पार्ट बनेगी आगे। देन उसके बाद चलता जाऊँ आगे, जैसा आज मकसद रहा इनिशियली कुछ आप कह रहे टॉपिक्स के नाम है जी। IAS 8 एक है, 3 इसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड एरर्स। तीन तरह की चीज़ों का हम ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड में। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, कैसे बनती है, चेंज हो जाए तो कैसे होती है। सेकंड जो लिखा हुआ है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, इसका थोड़ा सा आपको आइडिया है, चेंज का तो नहीं, लेकिन अकाउंटिंग एस्टीमेट ज़रा IAS 16 से मिलाएं। अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हो तो आपको यूजफुल लाइफ एस्टीमेट करनी पड़ती है, रेजिडुअल वैल्यू सोचनी पड़ती है। तो ये एस्टीमेट्स होते हैं, एक एसेट कितना अरसा इस्तेमाल होगा, 5 ईयर्स 10 ईयर्स, डेफिनेटली एग्जामिनर देता है, लेकिन ये एस्टीमेटेड होता है। देखिए एक चीज़ कितना अरसा इस्तेमाल हुई है ये तो तभी पता चलेगा जब वो एक्चुअली इस्तेमाल हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल आपने कोई नया मोबाइल लिया है, तो एक्चुअली वो कितना अर्सा इस्तेमाल हुआ ये तो तभी पता चलेगा जब वो इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है साथ साथ, जैसे जैसे इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब फिर आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि अप्रॉक्सीमेटली ये मोबाइल कितना अर्सा इस्तेमाल होगा, ये गाड़ी कितना अर्सा इस्तेमाल होगी, ये बिल्डिंग कितना अर्सा इस्तेमाल होगी। तो ये एस्टीमेट्स होते हैं। इसी तरह रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है, जो अमाउंट एंड में रिसीव होनी हो। डेफिनेटली किसी टेक्निकल डेफिनेशन की भी ज़रूरत नहीं है। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, जब इसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो ये व्हीकल, ये बिल्डिंग, ये मशीनरी वगैरह कितने की बिक जाएगी, वो तो एग्जैक्टली तो तभी पता चलेगा जब वो बिकेगी। लेकिन अगर आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो ये भी एक एस्टीमेट करना पड़ता है। तो लाइफ भी एस्टीमेटेड होती है, रेजिडुअल वैल्यू भी एक एक्सपेक्टेड अमाउंट होती है। क्या सब्सिक्वेंटली ये हो सकता है कि इसमें कोई चेंज आ जाए इस एस्टीमेट में। एक एस्टीमेट है, ठीक है, हम कोशिश तो पूरी करेंगे कि बेस्ट एस्टीमेट हो जाए,
लेकिन फ्यूचर को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, चेंजेस आ सकती हैं। तो अगर कोई एस्टीमेट्स में चेंज आ जाए तो हम अकाउंटेंट फिर उसे चेंज कैसे करेंगे, ये भी आइए सेट का स्कोप में आएगा, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। इसी तरह आगे लिखा हुआ एरर। एज एन अकाउंटेंट हम जब भी वर्किंग करते हैं हम पूरी कोशिश करेंगे कोई इंटेंशनल एरर ना हो, लेकिन इंसान है, इंसान है सर अल्हम्दुलिल्लाह, गलती हो सकती है। और ये भी हो सकता है गलती हुई और पता भी नहीं चली और पिछला साल से अगला साल आ गया। फॉर एग्जांपल सेल थी, कोई सेल हुई थी 5 मिलियन, लेकिन लिखते हुए एक ज़ीरो कम हो गया। हाँ, अगर उसी वक्त पता चल जाए कि ये क्या हुआ तो फ़ौरन ठीक कर लेंगे, लेकिन बहुत सी ट्रांजेक्शन्स होती हैं रियल लाइफ में। तो अगर कोई फिगर फॉर एग्जांपल ओवरलुक हो गई है, 5 लाख लिखा रह गया और उस साल नहीं पता चला, किसी अगले साल में जाके दोबारा पिछले रिकॉर्ड वैसे ही नज़र में आए और ये एरर हाईलाइट हो गया, तो अगर पिछले सालों में कोई एरर हुआ हो, किसी नेक्स्ट ईयर में जाके डिस्कवर हो, तो क्या उसे ठीक करना चाहिए? गलती अगर कभी भी पता चले ठीक तो होनी चाहिए, लेकिन हाउ टू करेक्ट द प्रायरी एरर्स, पिछले सालों में अगर कोई एरर हो जाए तो फिर वो कैसे ठीक होता है, ये भी इंशाल्लाह IAS 8 में डिस्कस करेंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल आपसे कोई खुदा न खास्ता कोई एरर हुआ और इसी साल पता चल जाए तो इंशाल्लाह आप ठीक करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेंगे। लेकिन अगर एरर हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गई, शेयर होल्डर्स तक भी पहुंच गई, लेकिन किसी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर या उससे अगले सालों में जाके पता चला कि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो एरर्स हैं, तो ठीक तो उसे भी होना चाहिए, लेकिन कैसे ठीक होना चाहिए? क्या उसी साल ठीक होना चाहिए, उसी साल की फिगर्स में जिस साल पता चला? उस साल की फिगर्स को तो ठीक नहीं ना होना चाहिए जिस साल पता चला है, इस साल की फिगर्स को ठीक होना चाहिए जिस साल हुआ है। तो अब अगले सालों में जाके पिछले सालों की फिगर्स को कैसे ठीक करें? तो इंशाल्लाह वो रीस्टेट कैसे होता है वो भी IAS 8 में डिस्कस करेंगे। मीन्स उसे कुछ आइडियाज़ आप लोगों को हैं, लेकिन बेसिक से अब हमने आहिस्ता आहिस्ता आगे जाना है। ठीक है प्लीज़। जस्ट एक सेकेंड जी। बेट मैं तो इस वक्त जस्ट इनिशियली थोड़ी सी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो कोई नहीं, साथ मिल जाए, फिर अगर कोई इशू रहेगा तो डिस्कस कर लेते हैं। जी सर, उसके बाद फिर एक लिखा हुआ है रेशो एनालिसिस नंबर 4। रेशो एनालिसिस का कॉन्सेप्ट 1 मिनट देना चाह रहा हूँ आपको। वैसे ये क्या है, इंशाल्लाह लंबी बहस है, ज़रा एक सेकंड ज़रा बोर्ड पे देखें। जब कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाती हैं, तो फिर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं। हम अकाउंटेंट्स ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं ये अपने लिए नहीं बनाते। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है? हम अकाउंटेंट्स बनाएंगे, लेकिन ये किसके लिए बना रहे हैं? हम यूज़र्स के लिए बनाते हैं। यूज़र्स वर्ड आपने सुना होगा। बैंक्स भी यूज़र्स हैं, कस्टमर्स भी हैं, लेंडर्स भी हैं, सप्लायर्स भी हैं, गवर्नमेंट भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूज़र बिजनेस का ओनर होता है, शेयर होल्डर। अगर कंपनी की बात करें तो शेयर होल्डर्स हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उन लोगों के सामने जानी है जिन लोगों ने इस कंपनी को रिसोर्सेज दिए हुए, शेयर होल्डर्स। अब शेयर होल्डर्स ने ये डिसीजन लेना है कि हमारी कंपनी कैसी चल रही है, और अगर अच्छी नहीं चल रही तो अब हमें इस कंपनी के शेयर्स को बेच कर किसी और जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं लोग जिन्होंने अभी इन्वेस्टर बनना है, जिन्होंने किसी कंपनी के शेयर होल्डर बनना है, वो क्या करेंगे, डिफरेंट कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सामने रखेंगे और देन फिर देखेंगे कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छा प्रॉफिट है, सबसे ज़्यादा डिविडेंड्स दे रही है। डिविडेंड वर्ड सुना कभी? कंपनी जो रिटर्न देती है अपने शेयर होल्डर्स को। तो फिर वो अकॉर्डिंगली शेयर होल्डर्स डिसीजन लेते हैं कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। उस डिसीजन के लिए होता यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाती हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पे कुछ परसेंटेजेस कैलकुलेट करके देखी जाती हैं कि कौन सी कंपनी की परफॉर्मेंस दूसरी कंपनीज के मुकाबले में अच्छी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने A, B 2 कंपनीज लिखी हैं, और जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि ये क्या चीज़ है। सपोज कंपनी A की इसका पता है, ये मैंने लिखा है रुपीज़ इन मिलियंस लिख रहा हूँ, रुपीज़ इन थाउजेंड्स भी हो सकता है।
तो लेट्स अज्यूम रुपीज़ इन मिलियंस में कंपनी ए की सेल 100 है, 100 मिलियन है। कॉस्ट ऑफ सेल इस कंपनी की सपोज 80 मिलियन है, और देयरफॉर 20 क्या है? प्लीज़ कौन सा प्रॉफिट ही यार? ग्रॉस प्रॉफिट ही है। तो लेट्स अज्यूम 20 मिलियन इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। कंपनी बी की सपोज सेल 10 मिलियन है, 6 मिलियन कॉस्ट ऑफ सेल है, और 4 मिलियन इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। आप बताएं, माशाल्लाह इंटेलिजेंट लोग हैं, कौन सी कंपनी बेहतर है? प्लीज़, क्या मैं डॉक्टर से मुखातिब तो नहीं हूँ? प्लीज़ सर, सी ना कह दीजिएगा प्लीज़। प्लीज़ 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 जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका क्या ख्याल है? ए बी? और यार ए यार कमाल हो गया, 20 कहाँ 20 मिलियन यार, क्या हो गया? और कहाँ 4 मिलियन? जी 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 जी, सही है वर्ड्स मेरे, सही है वर्ड्स मेरे, कि कहाँ 20 मिलियन और कहाँ 4 मिलियन। ये बात तो डॉक्टर साहब भी कर सकते हैं। नहीं हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ये बात जो मैंने की है इसके लिए तो अकाउंटेंट होने की ज़रूरत नहीं है, तो बात डॉक्टर साहब भी कर लेंगे। लेकिन माशाल्लाह आप अकाउंटेंट्स हैं, आप सिर्फ 20 और 4 नहीं देख रहे। इसका मतलब अमाउंट से सब कुछ नहीं पता चलता, इनका रिलेशनशिप भी आइडेंटिफाई करेंगे तब सही पता चलता है। यकीनन 20 मिलियन कमाया गया है, लेकिन 100 मिलियन सेल के अगेंस्ट। कैलकुलेटर्स हैं? होंगे 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 होंगे, मोबाइल नहीं सर। आज अगर नहीं भी है तो काइंडली कोशिश करें, कल कैलकुलेटर और अकाउंटेंट कैलकुलेटर के बगैर कुछ भी नहीं है। अगर कभी रास्ते में आते हुए याद आए कि यार मोबाइल घर रह गया, तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह वो वापस जाके ले लेंगे। लेकिन अगर कैलकुलेटर रह जाए तो वो मुनासिब नहीं है। तो इंशाल्लाह कल से कैलकुलेटर ज़रूर होपफुली आपके हाथ में होगा। एक छोटी सी आप लोग वर्किंग कर रहे हैं होपफुली, जिसकी बेस पे आप बी कह रहे थे, आप सही कह रहे थे, बी कह रहे थे आप लोग, लेकिन आप जो बी कह रहे थे उसकी वजह क्या थी? आप ग्रॉस प्रॉफिट का कंपैरिजन सेल से कर रहे थे, या पता ही नहीं चला इस बात का? पता चला होगा ना यार। तो आपने क्या किया बेसिकली, वो मैं ज़रा सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ। 20 लिखें कैलकुलेटर पर, डिवाइड बाय 100, तो ये 20% आ रहा है। 20/100 इंटू 100 वो परसेंटेज वाला। तो ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 20% ऑफ सेल्स। अब ये मैंने क्या किया, मैंने एक रेशो निकाली है, इट इज कॉल्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। यही काम अगर मैं कंपनी बी में करूं तो आप बोलें फिगर्स क्या उठाऊं? नहीं, फिगर्स क्या लूं? 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 हम परसेंटेज के लिए कर रहे हैं, सॉरी। 4 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, तो इसका आंसर क्या है? तो इन परसेंटेजेस को निकाल के हमें फिर क्या फ़ायदा हुआ? हमारा ज़रा एनालिसिस आसान हो गया, हमें अब ये पता चलना ईजीली समझ आ रहा कि ठीक है, अमाउंट्स में तो कंपनी ए ज़्यादा लग रही है, लेकिन उसने अपनी सेल के मुकाबले में जस्ट 20% कमाया है, और कंपनी बी ने अपनी सेल्स के मुकाबले में 40% कमाया है। तो विच कंपनी इज़ बेटर? कंपनी बी। और ये डिसीजन लेते हुए हमने एक रेशो कैलकुलेट की है। इसी तरह की बहुत सी रेशोज़, मेरा ख्याल है मे बी 25-30 रेशोज़, ये सारी रेशोज़ इसलिए कैलकुलेट की जाती हैं ताकि कंपनीज़ का रेशो एनालिसिस करके डिसीजन मेकिंग की जा सके। ठीक है, कुछ समझ आ गई बात मेरी? तो व्हाट इज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो एनालिसिस, जो आपका टॉपिक लिखा हुआ है, कि कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप दूसरी कंपनीज़ की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करके ये डिसीजन लें कि कंपनीज़ की परफॉर्मेंस इस साल कैसी रही, ख़राब हुई या अच्छी हो गई या इम्प्रूव हो गई है। दो तरह से एनालिसिस किया जाता है। एक कंपनी फॉर एग्जांपल होंडा लिमिटेड है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका कंपैरिजन आप पिछले सालों के साथ भी करेंगे कि पिछले साल के मुकाबले में परफॉर्मेंस कैसी रही, और फिर ये भी करेंगे आपके होंडा लिमिटेड का कंपैरिजन बाकी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से भी करेंगे, और देखेंगे कि होंडा लिमिटेड का दूसरी कंपनीज के मुकाबले में इसका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द ईयर कैसी रही है। तो ये सारा काम इन्वेस्टर्स करते हैं, और इसका मकसद ये होता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस को एक दूसरे के साथ कंपेयर करके डिसीजन मेकिंग की जा सके। जी, आई होप कि मैं कुछ समझा सका हूँ। एनी कन्फ्यूजन? बाकी मैंने जस्ट आइडिया देने के लिए एक रेशो आपको बताइए, इस तरह की और भी काफ़ी सारी रेशोज़ आपके सिलेबस का पार्ट है।
जी सबको पता है जी, प्लीज़ कंपनी बी ही बेहतर थी जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपसे पूछो, एनी कन्फ्यूजन जी? चलें फिर आगे चलें जी। फिर उसके बाद जो सी हेडिंग है उसमें कुछ नॉन करंट एसेट्स हैं। IAS 16 का तो थोड़ा सा आपको आइडिया है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फिर एक IAS 20 है जी। हेडिंग में ज़रा ढूंढने एक वर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट। अगर किसी से लोन लें, अगर किसी बैंक से लोन लें तो एंट्री बताएंगे सर? एंट्री की बात कर रहा हूँ सर, एंट्री ही गेम है सर। लोन लिया है, एंट्री बताएं। कैश डेबिट, लोन क्रेडिट, लाइबिलिटी है। लोन पेएबल क्रेडिट, कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। अब यहाँ वर्ड लिखा है ग्रांट। यकीन आपके लिए वर्ड नया होगा लेकिन शायद कहीं जिंदगी में सुना हो। लोन और ग्रांट में कोई डिफरेंस होगा? हाँ जी, मेन मेन फर्क क्या होगा? लोन लाइबिलिटी है, या इन अदर वर्ड्स लोन के पैसे वापस करने होंगे। लेकिन अगर किसी ने पैसे ग्रांट के तौर पे दिए तो वो असूलन वापस नहीं करने होंगे। हाँ जी, वो भी मैं एक मिनट आता हूँ। अब इसके साथ, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई पैसे दे और कहे है ग्रांट लेकिन वापस कर देना, तो उसे कहना भाईजान मैं समझ गया हूँ, आप इसे ग्रांट ना कहें, ये लोन ही है। तो जस्ट नाम बदलने से फ़र्क नहीं पड़ रहा। ग्रांट उस अमाउंट को कहेंगे जो आपने रीपे नहीं करनी। लेकिन हो सकता है जिसने ग्रांट दी हो उसने कोई कंडीशंस अटैच की हों। गवर्नमेंट ने फॉर एग्जांपल कोई ग्रांट के तौर पे पैसे तो दिए हैं, लेकिन साथ उसने, गवर्नमेंट ने ये कहा कि आपने इससे मशीनरी लगानी है और 5 साल उस मशीनरी को चलाना भी है। तो अब अगर हम इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है ये ग्रांट रीपेबल भी हो जाए। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ग्रांट रीपेबल होती नहीं है। लेकिन अगर ग्रांट के साथ कंडीशंस अटैच हों तो वो फिर वापस भी करनी पड़ सकती है। लोन तो वापस करना ही करना होता है, और डेफिनेटली भाई सही कह रहे हैं, उस पर नॉर्मली इंटरेस्ट भी होता है। लेकिन ग्रांट इंटरेस्ट फ्री भी होगी, और नॉर्मली ग्रांट रीपेबल नहीं होती है अनलेस कंडीशनल ग्रांट हो और कंडीशंस अटैच हों, और लिखा हुआ एग्रीमेंट्स में जिसने ग्रांट दी है कि अगर कंडीशंस फुलफिल ना हुई तो फिर रीपेमेंट भी हो सकती है। तो अगर अनकंडीशनल ग्रांट हुई, कंडीशनल ग्रांट है, किसी एसेट से रिलेटेड ग्रांट है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट है, तो इन ग्रांट्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस IAS 20 में पढ़ेंगे। बहरहाल फॉर एज अ बेसिक डिस्कशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोन एंड ग्रांट? लोन रीपे करना होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट ग्रांट रीपेबल होती नहीं है अनलेस कंडीशन फुलफिल ना हो। ठीक है प्लीज़। इसी तरह आगे एक लिखा हुआ IAS 23, अगर आप नोट करें बल्कि ऊपर से, ये तकरीबन सारे स्टैंडर्ड्स ही आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं। ये मतलब बार बार IAS आ रहा है। सिर्फ पहला एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं है, 3 में IAS नहीं है, एक अलग स्टैंडर्ड है। 7 रेशोज़ का स्टैंडर्ड नहीं है, वो वैसे ही रेशोज़ बनी हुई हैं। चेंजेस इन इक्विटी नहीं, वरना अदरवाइज आप देखें तो सारे सिलेबस में मेजर स्टैंडर्ड ही आपके सिलेबस में। IAS 23 पे है, नीचे नंबर 3 बोरिंग कॉस्ट एक वर्ड लिखा हुआ है। बोरोइंग किसे कहते हैं? उधार मीन्स लोन की बात हो रही है। और क्या बोरिंग या उधार पे कोई कॉस्ट भी होती है? इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो बोरिंग कॉस्ट सिंपली मीन्स इंटरेस्ट की बात हो रही है। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट? एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है जब इंकर हो जाए, लेकिन मेरा ख्याल इसके अलावा तो कोई ट्रीटमेंट नहीं आपने पढ़ा होगा। इंटरेस्ट जरा जहन में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाए। इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस, इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में नॉर्मली एक हेडिंग होती है, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट। अदर इनकम के बाद एडमिन, एडमिन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल चार्जेस, फाइनेंस कॉस्ट या फाइनेंशियल चार्जेस, उसी में इंटरेस्ट ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, समटाइम बैंक चार्जेस भी होते हैं। तो बोरिंग कॉस्ट सिंपली मीन्स इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस की बात हो रही है। एक इसकी एक्सेप्शन भी है, एक्सपेंस डेबिट होने की बजाय कैपिटलाइज हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल आपने वो पहले नहीं सुना होगा। या IAS 23 में हमने ये पढ़ना है। नॉर्मली व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश या पेबल क्रेडिट। कैश चला गया तो ओके, लेकिन अगर इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पे नहीं हुआ, तो एक लाइबिलिटी बन जाएगा। लेकिन बहरहाल इसमें काफ़ी और डेप्थ भी आएगी, तो वो इंशाल्लाह IAS 23 में डिस्कस होगी।
उसके बाद एक इम्पेयरमेंट का कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो इस वक्त ये शायद अभी समझाना भी मुश्किल है। डेप्रिसिएशन तो आपको आइडिया है, लेकिन एक इम्पेयरमेंट भी एक बिल्कुल नई चीज़ आपके लिए। उस तरह IAS 40 में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये भी आपके लिए नई चीज़ है। बिल्डिंग अगर यूज़ के लिए हो, तो बिल्डिंग है जो फैक्ट्री में यूज़ हो रही है, फैक्ट्री के तौर पे यूज़ हो रही है, हेड ऑफिस के तौर पे यूज़ हो रही है, अगर कोई बिल्डिंग यूज़ हो रही है तो वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। लेकिन अगर आपने कोई बिल्डिंग ख़रीदी है इस मकसद के लिए कि जब वो उसकी प्राइस ज़्यादा होगी, प्लॉट ख़रीदा है, बिल्डिंग ख़रीदी है, महंगी होगी तो बेच दूंगा, तो फिर ऐसी बिल्डिंग, ऐसा प्लॉट, ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं कहलाता, फिर ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेंट्री तब होगी अगर ख़रीदी ही बेचने के लिए, बिल्डिंगें बेच खरीद के आपके प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्डिंगें खरीद के बेचना आपका कारोबार है। लेकिन एक है फॉर एग्जांपल आप कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, एक्स्ट्रा पैसे थे आपके पास, आपने किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिए और आपका प्लान है कि इंशाल्लाह जब कीमतें चढ़ेंगी तो बेच दूंगा, तो ये फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। अगर तो प्रॉपर्टियाँ ख़रीद के बेचना ही आपका कारोबार है, फिर इन्वेंट्री है। ये बात भाई ने बड़ी अच्छी की है, वैसे पता है सबको इन्वेंट्री 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 किसे कहते हैं? अगर मशीन आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, IAS 16। लेकिन अगर मशीनें ख़रीद के बेचना आपका बिजनेस है तो इन्वेंट्री है। तो वो ये नहीं कि इन्वेंट्री छोटी सी कोई चीज़ होती है, कोई भी चीज़ अगर आप इस नीयत से ख़रीद रहे हैं कि मैंने बेचनी है, वो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, IS 2 है। इस्तेमाल के लिए ख़रीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है। लेकिन अगर कीमतों के लिए कैपिटल अप्रिसिएशन या किराए पे देना मकसद है, तो मैं जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ, ये फिर इंशाल्लाह खुल के बात करेंगे। तो पर्पज़ अगर बदल रहा है तो, और पर्पज़ में अब आ गया कि किराए पे देना है, मैंने बिल्डिंग किराए पे दे के फ़ायदा लेना है, या बिल्डिंग महंगी होगी तो बेचूंगा, प्लॉट इसी मकसद से। तो लैंड या बिल्डिंग अगर आपने रेंट के लिए या इसलिए लिया है कि आप कीमतें बढ़ें तो बेचेंगे, तो फिर उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहते हैं जी। नहीं, टाइम ड्यूरेशन नहीं, कैपिटल आपका मेन बिजनेस ये नहीं है, आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, एक्स्ट्रा पैसों से आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है और इस मकसद के लिए या तो किराए पे दूंगा या इसकी कीमतें बढ़ेंगी तो फिर बेचूंगा। अगर कारोबार ही बिल्डिंगें खरीद के बेचना है, वो फिर IS 2 लगेगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह डेप्थ में चलेंगे। आखिर में नंबर 6 में एक IAS 41 लिखा हुआ है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई फार्म हाउस है, तो बड़ा सा कोई फार्म हाउस है जिसमें एनिमल्स की ब्रीडिंग करवाई जा रही है, आजकल तो इस तरह का भी कारोबार काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। तो अब अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही ये है कि वो उसका एनिमल ब्रीडिंग, समझ लें प्लीज़, बड़े बड़े ये ख़ास तौर पे अगर पाकिस्तान में, तो खैर जो लोग देही इलाकों से उन्हें आइडिया होगा, बहुत सारी गायें पाली हुई हैं, मे बी के मिल्क उनसे लेना हो, ये भी पॉसिबल है कि आपने मीट लेके एक्सपोर्ट उसे करना हो। तो अगर कोई फार्म हाउस है जिसमें लिविंग एनिमल्स, इसी तरह प्लांट्स हैं, फसलें उगाई हुई हैं, दरख्त उगाए हुए हैं, बाग लगाए हुए हैं, तो अगर कोई कंपनी जिसका इस तरह का बिजनेस हो, तो वो फिर अपनी काउंटिंग कैसे करेगी उन एनिमल्स की, उन प्लांट्स की, तो ये IAS 41 में डिस्कस होगा। क्या वो मेरे गुस्से से देख रहे हैं आप? एनिमल्स, प्लांट्स, आप किस बिजनेस, आप किस कंपनी में जॉब करना चाहेंगे? नहीं, जहाँ सैलरी अच्छी होगी, और अच्छी का मतलब ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अगर कोई ऐसा बिजनेस होगा जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है और सैलरी अच्छी दे रहा है, तो इंशाल्लाह आपने वहाँ पहुँच जाना है। लेकिन वहाँ पहुँच के फिर ये भी पता होना चाहिए ना कि आप उन लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स की अकाउंटिंग कैसे करनी है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ना सर। तो आपका पता नहीं चलना है, जहाँ इंशाल्लाह आपको अच्छा मौका मिलना है आपने वहाँ चला जाना है, ना आपने पाकिस्तान में रहना है, जहाँ मौका मिलना है आपने वहाँ निकल जाना है। तो जहाँ पहुँचेंगे वहाँ फिर जैसे जैसे आपको जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें ICAP चाहता है कि आपको पहले ही आती हों, और ताकि आप अप्लाई कर सकें, ठीक है सर। तो ये थोड़ा सा मैंने चाहा कि आपको सिलेबस के हवाले से ज़रा इंट्रोड्यूस कर दूँ। कोई मेरी बात में कोई इनिशियली कन्फ्यूजन अगर रह गई हो तो प्लीज़ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप भी, और अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है। बाकी सर CA के हवाले से अब आपने
जस्ट एक मिनट जी, डेफिनेटली बेटा वो तो चीज़ें साथ साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे जी। इम्पेयरमेंट मुझे कहा जा रहा है इम्पेयरमेंट लॉस अगेन बता दें। अगर बेटा मैं कहूँ कि मैंने इम्पेयरमेंट का बताया ही कुछ नहीं, तो मेरे ख्याल सही वर्ड ही है। इम्पेयरमेंट का मैंने कुछ भी इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो आपके लोगों के लिए बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, और इस वक्त उसको बताना का कोई फ़ायदा नहीं है, लंबी बहस है। तो हम पहले उन्हीं चीज़ों से शुरू करेंगे जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हुई हैं। तो इम्पेयरमेंट तो बेटा मैंने जानबूझ के बताया ही नहीं कुछ, क्योंकि उसका आइडिया देना भी ज़रा इस वक्त मुश्किल है। तो इम्पेयरमेंट के अलावा कोई अगर, जी मैं बात क्या कर रहा था, जी मैं बात ये करना चाह रहा था कि जी मैं बुक्स वगैरह की भी बात करता हूँ, जस्ट एक मिनट। पीआरसी लेवल पे अब आपको इतना ज़रूर आइडिया हो गया है कि जो सीए की स्टडीज़ हैं ये आपकी उन हिस्टोरिकल स्टडीज से, उस एफएससी से, उस मैट्रिक से बहुत डिफरेंट हैं जिनसे हम पहले यूज टू थे। आई होप कि कुछ रीजनेबल आइडिया ऑलरेडी हो चुका है। इन पेपर्स में कोई चॉइस नहीं होती है। हम हिस्टोरिकली हमेशा यूज टू हैं कि 10 सवाल होते थे, 5 करने हैं, 5 भी वो वाले आ जाने हैं जो सर ने बताने हैं, और वही एज इट इज़ भी आ जाना है, और बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हो जाना है। यहाँ अपनी तरफ से एक बेस्ट एफर्ट है, 100% है, सिलेबस की तैयारी करके जाते हैं, फिर भी कई सवाल ऐसे सामने आ जाते हैं तो लगता है जैसे पढ़ा ही कुछ नहीं था। तो ये तो मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो 100% तैयारी करके जाते हैं, और डेफिनेटली आप माशाल्लाह वैसे ही लोग हैं। तो 100% एफर्ट करने के बावजूद भी पासिंग मार्क्स कितने हैं, एग्जामिनर के पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50% है। तो आखिर 50% फिर पासिंग मार्क्स क्यों है? एग्जामिनर पेपर ऐसे सेट करता है कि जिसने 100% एफर्ट की है वही 50, अच्छा 50% ही वो क्यों लेना चाह रहा है? क्योंकि पासिंग मार्क्स ही 50 हैं। अगर फॉर एग्जांपल एग्जामिनर पेपर ऐसे सेट करे कि जिन लोगों की अच्छी तैयारी है वो 100% मार्क्स ले लें, तो फिर मेरे जैसे लोग जो सही तरह पढ़ के ना भी जाएं 50 वो भी ले लेंगे, और नंबर आई क्या बताता नहीं है जिनके जो पास होते हैं। तो इसका मतलब आप और मैं बराबर हो जाएंगे, और नंबर वो बताते नहीं, मैं भी कह दूंगा मेरे भी 100 हैं। तो पासिंग मार्क्स उनके 50 हैं, इसलिए आई कैप पेपर इस तरह सेट करता है कि 50 उसके आए जिसने 100% एफर्ट की है, और जिसने एफर्ट नहीं की है उसके नंबर उसके सामने आ जाए। ये तो बात सबका पता है ना प्लीज़। हम में से कोई ऐसा तो नहीं जो यहाँ एफ के सब्जेक्ट में नंबर लेना चाहता है, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स का मतलब भी क्या होता है कि अगली दफ़ा खुदा ना खासा दोबारा देना। व्हाट इज़ द हाईएस्ट मार्क्स जो नज़र आएंगे, तो उसका भी मतलब ज़ीरो है, नेट इफेक्ट उसका मतलब भी ज़ीरो है। तो आई कैप पेपर ऐसे सेट करता है कि पासिंग मार्क्स उसके आए जिसने 100% एफर्ट किए, और जिन लोगों ने अच्छी एफर्ट नहीं की उनके फिर मार्क्स सामने आ जाएं ताकि वो दोबारा आ जाए। तो ये एग्ज़ाम में कभी भी नहीं होगा, आप जितनी मर्ज़ी अच्छी कोशिश कर लें, जितनी मर्ज़ी स्टडीज़ कर लें, कि आप 100% मार्क्स ले लें। एग्ज़ाम का प्रेशर भी फिर है। आप ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें, पिछले दिन गुजरे आई कैप के हॉल के, जब चॉइस ही कोई नहीं होती, सब कुछ ही करना होता है, क्वेश्चन भी डिफिकल्ट होते हैं, वहाँ प्रेशर भी बिल्डअप होता है। उस प्रेशर में एक अच्छी बड़ी चीज़ आती भी समटाइम गलत हो जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ काउंट करते हैं। लेकिन अब पीआरसी में और कैफ में जो पहला मेजर डिफरेंस है, पीआरसी में आपके सारे सब जो पेपर्स से मेरा ख्याल है एमसीक्यू से, एक्सेप्ट ओनली शायद फाइनल अकाउंट्स का शायद कुछ करना पड़ता है, लेकिन वो भी शायद सॉल्व हुआ होता है, आपने शायद फिगर्स लिखनी होती हैं, ऐसे ही कुछ होता है। तो अब पहला चेंज ये आना है कि एमसीक्यू से सीधा पेपर बेस की तरफ आ जाएंगे। हाँ, इन पेपर्स में भी अब ये जो कैफ में पेपर्स हो रहे हैं, ये लास्ट अटैम्प्ट से आई कैप ने हर पेपर में 10 एमसीक्यूज रख दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि 90 मार्क्स का पेपर तो क्वेश्चन बेस्ड होता है, बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इन अदर वर्ड्स थोड़ा सा लेवल और बढ़ गया है। कोई जिस चॉइस का तो कॉन्सेप्ट पहले भी नहीं था और अब भी नहीं है। आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि आपने आई कैप के हॉल में पेपर बेस्ड, मतलब अदर देन एमसीक्यूज भी चीज़ें अटैम्प्ट करनी होंगी, जिसके लिए डेफिनेटली थोड़ी सी अब एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वही होती है जो आपने बहुत दफ़ा पहले भी टीचर से सुनी होगी, लेकिन वो चीज़ें बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। सबसे अहम इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप हमेशा क्लासेस रेगुलरली लें, ठीक है। आई होप कि ये बातें पहले भी हमने सुनी होंगी, लेकिन इसे थ्रू आउट द सेशन जहन में रखना मुश्किल हो जाता है।
एक कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। ये आज से आपकी एफर्ट शुरू हुई है और जिस दिन तक लास्ट क्लास और उसके बाद जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा, ये कंसिस्टेंट कमिटमेंट रिक्वायर्ड है, जिसमें कभी भी कि अगर मेरे ख्याल में ये चीज़ें सब कुछ लिंक्ड होती हैं। मसलन फॉर एग्जांपल मैं अगर आज कुछ पढ़ाऊँगा तो उसका कल वाली चीज़ों से भी लिंक होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल आज कोई नहीं है तो उसे कल वाली बातें भी उस तरह समझ नहीं आएंगी जिस तरह आनी चाहिए। उसके बाद कुछ 10 दिन आगे अगर हम चले जाएंगे और कोई पुरानी चीज़ आ जाएगी तो जस्ट याद तो करवाया जा सकता है कि इस तरह पढ़ा हुआ था, लेकिन उस डिटेल में दोबारा ना तो टाइम होता है और ना ही मुमकिन होता है कि उस डिटेल में दोबारा जाके बात को समझाया जा सके। तो अगर साथ साथ पढ़ा हो विदाउट एनी इरेलीवेंट छुट्टी, लेकिन डेफिनेटली इंसान है, प्लस माइनस चलता है ज़िंदगी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती हैं। और अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ फिजिकल एडमिशन लिया है तो रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो भी सकती हैं, वो आप कॉलेज वालों से भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी अपनी तरफ से भी एक एक्स्ट्रा एफर्ट रिक्वायर्ड होती है। आइडियल ये है कि अपनी तरफ से कोशिश करें कि कोई छुट्टी ना हो, लेकिन अगर कभी खुदा न खास्ता मजबूरन हो भी जाए तो उसको उस लेक्चर को कवर करना कंपलसरी होगा और एज अर्ली एज पॉसिबल ये आपने ज़रूर कवर करना है। तो पहली रिक्वेस्ट आपसे कि प्लीज़ रेगुलर स्टडी करनी है। नंबर 2, रोज़ का रोज़ घर जाके नंबर 1 रिवाइज़ करें और अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क हो तो वो ज़रूर अटैम्प्ट करें। ये ज़रूरी नहीं होता कि होमवर्क वाला क्वेश्चन 100% ठीक हो जाए, लेकिन अगर उसमें कोई गलती है या कोई मसला है वो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर डिस्कस होता है ताकि वो मसला हल हो जाए। अगर आपने वो लेकिन नहीं किया होगा, अगले दिन कोई 1-2 साहब पूछेंगे भी आपको, नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं देखा होगा, तो वो उनको तो शायद पॉइंट समझ आ जाए जिन्होंने पूछा है, लेकिन जिन्होंने देखा ही नहीं था सवाल, और डेफिनेटली 100% क्वेश्चन क्लास में करना मुमकिन भी नहीं होता। और अगर कर भी दिए जाएँ तो इवन देन सेल्फ प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड होती है। तो होमवर्क, जब भी कोई क्वेश्चन आपको ज़िंदगी में मिला होगा वो होमवर्क उसी हिसाब से मिलता है जो आपने क्लास में किया होता है। ये नहीं होता कि क्लास में कोई और बहस हो रही है और आपको किसी और चीज़ का होमवर्क दे दिया जाए। होमवर्क आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड होता है और दिए इसलिए जाता है कुछ आपकी भी सेल्फ प्रैक्टिस हो जाए। तो नंबर वन रिक्वेस्ट क्या थी मेरी, कंसिस्टेंटली आएँ, पूरा सेशन आएँ। नंबर 2, रोज़ का काम रोज़ करें, होमवर्क जरूर करें। नंबर 3, टेस्ट के बगैर कहीं भी नहीं खड़े हम। जब भी कभी टेस्ट हो और आप उसके लिए टाइम ना निकालें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। जब तक आप खुद को एग्ज़ाम सिचुएशन में रख के नहीं अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो बात बनती नहीं है। तो टेस्ट के लिए लेकिन अक्सर प्रॉब्लम यही रहती है कि टेस्ट में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब तक आप गलती करेंगे नहीं हो सके तो फिर अप्रूवमेंट भी नहीं होगी। टेस्ट अब डेफिनेटली जब भी कभी हो, एक और लिमिटेशन समटाइम ये होती है कि 100% टेस्ट क्लास में रखना इसलिए मुमकिन नहीं होता है कि क्लास में सिलेबस के हवाले से कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर होता है, सिलेबस भी कवर करना है, प्रैक्टिस भी करवानी है, उसके लिए समटाइम को एक्स्ट्रा टाइम भी निकालना पड़ता है। तो एक्स्ट्रा टाइम भी आपको पहले तो कम्युनिकेट किया जाता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट आपने भी करनी होती है। अब बहुत से हजरात ऑनलाइन भी इस वक्त मेरे साथ हैं, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा मसला ये होता है कि ये लेक्चर्स पेंडिंग कर लेते हैं, रोज़ का रोज़ आना मुमकिन नहीं रहता है। अब लोग एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन लेकिन वो चले जाते हैं रिकॉर्डिंग। इसमें कोई डिफरेंस है वैसे ऑनलाइन रिकॉर्डिंग? अब जो हजरात इस वक्त मेरे साथ है ऑनलाइन का मतलब इस वक्त लाइव क्लास ले रहे हैं, तो ये एक अलग बहस है। एक ये है कि इंशाल्लाह ले लूँगा, फिर आज शाम को तो टाइम नहीं मिला, कल की इसलिए रहने देता हूँ कि ज़रा इकट्ठी संडे को ले लूँगा। और फिर वो जिस स्पीड पे ली जाती हैं वो स्पीड मेरे ख्याल आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते होंगे। एक स्पीड तो आपके जहन में आ रही है, एक स्पीड ये भी होती है कि ये वाला लेक्चर तो ख़त्म हो गया, तो अब फिर वो लेक्चर्स पेंडिंग। और ये जब से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई हैं, मेरे ख्याल में ऑनलाइन मोड एक अच्छा मोड है। इसमें इस एंगल से भी बात नहीं करा कि हमें फिज़िकल क्लासेस की गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त होगी या नहीं, वो एक अलग इस वक्त मसला बना हुआ है। लेकिन जो लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं वो गलत नहीं है। हॉस्टल्स के जो हालात हैं वो मैं बयान करते हुए कहीं आपके को दिल पे ज़ख़म ना लगा दूं, आप मेरे से ज़्यादा बेहतर समझते हैं। फिर अब ये गर्मियों का भी सेशन है, गर्मियों में हॉस्टल्स के हालात कुछ एक्स्ट्रा ही, खाना कब और कैसा और क्या नहीं, तो ये अपनी जगह मसाइल हैं जो फ़िज़िकल क्लासेस हॉस्टल्स में रह के लेते हैं। मैं डेफिनेटली ये नहीं कह रहा फ़िज़िकल ना लें, ऑनलाइन लें, ये सब आपका अपना डिसीजन है। मैं आपको जस्ट कुछ चीज़ें जस्ट इसलिए हाईलाइट करवा रहा हूँ कि जो डिसीजन लेना वो अभी लें। अगर कोई ऑनलाइन क्लास ले रहा है वो गलत नहीं है, ऑनलाइन बड़ा अच्छा मोड हो सकता है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी मुश्किल हो जाती है। उसमें अपने आप को रोज़ एक स्पेसिफिक टाइम पे मोटिवेट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर घर में कोई अलहदा स्पेस मिल जाए
जहाँ कंसिस्टेंटली आप बैठ के ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो कोई गलत नहीं है, बड़ा आइडियल भी है। फिर अगर रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी अवेलेबल इसलिए होती है कि अगर कुछ रह गया है तो इंसान रिवाइज कर ले। देखिए ये चीज़ अपने जहन में रखें कि एफर्ट करनी पड़ती है, कुछ भी अगर आपने ज़िंदगी में हासिल करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ख्वाहिश तो होती है कि जैसे ही हमने सीए में एडमिशन लिया अब सीए हो भी जाए, लेकिन ये ख्वाहिश को मटेरियलाइज करने के लिए थ्रू आउट द सीए, बल्कि और ख़ास तौर पर इस वक्त जो हम इकट्ठे हुए हैं, थ्रू आउट द सेशन और हर सेशन में एफर्ट करनी पड़ती है। तो एफर्ट में क्या है, नंबर 1 कंसिस्टेंसी, नंबर 2 रोज़ का काम रोज़, नंबर 3 टेस्ट की तरफ जाएँ। और जो ऑनलाइन हजरात हैं, पूरी आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि लेक्चर स्पेंडिंग ना करें। ये अगर हमें पिछले 3 4 5 साल से, जब से ये ऑनलाइन और रिकॉर्डिंग का एक कॉन्सेप्ट राइज हुआ है, अगर वो सब कुछ जहन में रखूँ तो ये लेक्चर स्पेंडिंग सबसे बड़ा इशू बन जाता है। ये मेजॉरिटी का मसला बन जाता है। इवन जो हजरत फिज़िकल भी आ रहे होते हैं, वो शुरू में कुछ दिन अच्छा लगा मुझे, आज काफ़ी सारे हजरात टाइम पे आए, लेकिन फिर भी आज मेरी तरह कुछ कुछ मैंने 10 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा दिए, कुछ आप तो क्लास भी अच्छा, क्लास में जो मैंने कहा आएँ कंसिस्टेंटली, टाइम पे भी आएँ, टाइम पे भी आएँ और पूरा टाइम हिम्मत करें। ये कोई डेफिनेटली बाय फोर्स पढ़ाई नहीं हो सकती है, ये आपके अंदर से एक रोज़ आपको एक आवाज़ आनी चाहिए अंदर से कि मैं अगर इतनी दूर से घरों को छोड़ के यहाँ पर पहुँचा हुआ हूँ तो मेरा कोई ऑब्जेक्टिव है और मैंने उस ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करना है। मैंने ये बात इसलिए की, मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी शायद हॉस्टलाइड ही होते हैं आप लोग। लाहौर वाला है कोई वैसे जो लाहौर ही रहता है? बस ये लाहौर वाले को गिनती के अब रह गए हैं, क्योंकि लाहौरियों के बस में अब मेरा ख्याल है कि नहीं, मैं भी लाहौर का हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे ऐसा ऐसा महसूस ही हो रहा है कि लाहौरियों के पास बहुत सी और भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए सीए बड़ा, सीए के हवाले से अपने आप को मोटिवेट करना कोई इतना आसान नहीं रह गया। तो ये मेजॉरिटी बेचारे आउट स्टेशन से आते हैं, बेचारे इस हॉस्टल्स की वजह से कह रहा हूँ, वरना अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी बात नहीं। हॉस्टल्स में आते हैं, हॉस्टल्स में घर जैसा माहौल भी अल्लाह माफ़ करे, और वो क्या पम्फलेट पे क्या होता है कि नाश्ते में क्या मिलेगा और बाद में निकलता वो क्या है, तो वो मैं उस बात की तरफ जाकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहता। तो लेकिन बहरहाल आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पेरेंट्स को छोड़ा हुआ है आपने, माँ जी के हाथ का खाना छोड़ दिया आपने, तो आखिर इन दिनों को कोई फ़ायदा भी होना चाहिए। मतलब यहाँ जो आप टाइम लगा रहे हैं, ये टाइम फिर अकॉर्डिंगली कैपिटलाइज होना चाहिए, इसे एसेट बनना चाहिए, एक्सपेंस आउट नहीं होना चाहिए। वक्त तो गुजर रहा है, ये टाइम वेस्ट भी हो सकता है, और अल्लाह करे कि ये एसेट बन जाए जिसका आपको बेनिफिट मिले। ठीक है सर, बट कुछ बातें मैंने चाहा आपके सामने इनिशियली रख दूँ, और कोई कुछ बात आप करना चाहेंगे, आपके ख्याल में पढ़ाई कैसे होनी चाहिए? हाँ जी, सॉरी एक सेकंड, एक इससे पहले कि मैं आऊँ, एक दो क्वेश्चंस थे मेरे सामने। ये एक तो बुक के हवाले से पूछ रहे थे, बुक इंशाल्लाह अभी 2 3 दिन में मेरे ख्याल प्रिंट हो जाए, ज़रा इस वीक में कोशिश करते हैं कि बुक्स भी आपको अवेलेबल हो जाए। तो वो कौन सी लेनी है, कैसे लेनी है, वो फिर इंशाल्लाह मैं खुद गाइड कर दूँगा। दूसरी चीज़ एक इंपॉर्टेंट अच्छा है, वो ज़रा एक साहब ने पूछ ली है, ये सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन भी काइंडली मेरे सजेशन है, बस आज मैक्सिमम कल तक कंप्लीट करना है। मेरे सामने फ़ौरन एक 4 सब्जेक्ट्स की बात हुई है, ठीक है, बी रियलिस्टिक। बल्कि एक और इस सेशन में प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पेपर्स हैं वो इस दफ़ा 2 हफ्ते पीछे हैं। ये जो सेशन है कंपैरेटिवली, ये ज़रा आई कैप ने वो जो पहले पेपर्स होते थे मार्च और सितंबर में, अब वो चेंज करना चाह रहा है आई कैप अगस्त और फरवरी में। तो जो नेक्स्ट अब अटैम्प्ट आनी है वो अगस्त में आनी है। आनी तो अटैम्प्ट बनती तो अगस्त के स्टार्ट में थी, लेकिन क्योंकि वो ज़रा सेशन काफ़ी छोटा होता जा रहा था, तो इसलिए आई कैप ने अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते ज़रा आगे तो कर दिए हैं, लेकिन वो 4 से 2 का मतलब 2 हफ्ते वैसे ही ज़रा टाइम हमारे पास कम भी है। आउट स्टेशन वाले जो हजरात हैं लाहौर में, ये जब जून का महीना आता है, जून जुलाई, तो ये वैसे ही ज़रा हॉस्टल्स में ज़रा और टफ़ हो जाता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि 3 से ज़्यादा पेपर्स बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं मैनेज करना। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई भी 4 ना ले, लेकिन 4 एक एक्स्ट्रा एफर्ट हो जाती है। 2 लेना भी मेरा ख्याल है चॉइस इज़ योर बारह, लेकिन 2 लेना भी आखिर टाइम भी कम लगना चाहिए। तो 3 तक मेरी सजेशन है कि आपको मैनेज करना चाहिए। तो ये कौन से 3, अगर आपने पीआरसी के फ़ौरन बाद आप आ रहे हैं, जो मेरा ख्याल है कि मेजॉरिटी है, तो इसमें कौन से 3, एक तो अकाउंटिंग के साथ टैक्स ले रहे होंगे मोस्ट प्रॉब्ली आप, बाकी आपकी वो चॉइस है, आपने डाटा की तरफ जाना है या लॉ की तरफ आना है, उसमें डेफिनेटली आप जैसे चूज़ करना चाहें उसमें कोई मसला नहीं है। मेरा ख्याल है वैसे डाटा ज़रा कंपैरेटिवली कम है लॉ से।
लेकिन बहरहाल ये मेरा ख्याल है आप लोग इंडिविजुअली डिसीजन ले लीजिएगा कि कौन सा वो रखना है, लेकिन 4 की तरफ मैं सजेस्ट यही करूँगा कि प्लीज़ 4 की तरफ ना जाएं। ये बाद में असल में होता ही है कि एक तो रोज़ पढ़ना होता है, फिर जब ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो अपने सेल्फ स्टडीज़ के लिए भी टाइम निकालना है, और उस वक्त आखिरी महीने में जाके 4 मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फिर बीच में एक ये जो ईद उल अज़हा बड़ी ईद का भी एक कुछ ना कुछ 3-4 दिन आ जाने हैं, तो पहले ही सेशन छोटा है, गर्मियों वाला भी है, और फिर बीच में ईद की भी कुछ छुट्टियां आ जानी हैं, तो सेशन कंपैरेटिवली ऑलरेडी ही ज़रा टाइम उसमें कम है। तो 4 सब्जेक्ट्स के हवाले से मेरा नहीं ख्याल कि वैसे ही मुश्किल होता है। तो वैसे भी आप देखें ना, अकाउंटिंग है, टैक्स भी है, कोई भी सब्जेक्ट लेंगे तो उसमें साथ साथ उसे टाइम देना पड़ता है, फिर हर एक का टेस्ट भी होते हैं, होमवर्क्स भी होते हैं, रोज़ का रोज़ काम कंप्लीट करना होता है। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग 4 लोग ले तो लेते हैं, फिर होता ही है कि महीने बाद पता चलता है कि यार ये तो मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन वो जो महीना है वो फिर वेस्ट हो गया, वो वही टाइम जो आपका अदरवाइज सब्जेक्ट्स पे लग जाना चाहिए था वो फिर ऐसे ही वेस्ट हो रहा होता है। तो 3 मेरी तो सेशन 3 तक है, अनलेस किसी का कोई एक्स्ट्रा हिम्मत करना चाहे तो डेफिनेटली उसे रोकना भी मुनासिब नहीं है। तो मैं जनरलाइज बात कर रहा हूँ, कुछ स्पेसिफिकली अगर आप बात करना चाहेंगे तो वो चाहे क्लास के बाद भी मिल लीजिएगा, लेकिन जनरलाइजली ओवरऑल नॉर्मल लोगों को अगर देखा जाए, एक्सेप्शंस में भी दिए, लेकिन 3 से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि समटाइम्स लोग रख तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर मैनेज नहीं होता। जी आपको बुक फिर डेफिनेटली कोरियर की जाएगी जी, पीडीएफ तो शेयर हो जाएगा बुक का, लेकिन डेफिनेटली फिजिकली बुक होनी चाहिए। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको फिर कोरियर ही करेंगे। पीडीएफ तो बुक का शेयर हो ही जाएगा, एक आध दिन में फिर कर दूंगा, अभी इतनी जल्दी क्या है शायद। कोर्स कब तक कंप्लीट होगा? इंशाल्लाह कोर्स तब तक कंप्लीट हो जाएगा जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा। अगर आप हुक्म करते हैं तो वो आज ही सिलेबस, ये हमेशा ध्यान रखें, टीचर्स के लिए सिलेबस ख़त्म करना इशू नहीं है, लेकिन असल चीज़ है कि सिलेबस सही तरह से कवर हो, तो उसके लिए फिर टाइम लगता है। अगर फॉर एग्जांपल महसूस हो कि यार ये 2 सवाल और हो जाएं, तो रादर देन कि हम ये देखें कि ज़रा टाइम ख़त्म हो गया है, मेरा ख्याल है हमें कर लेना चाहिए। बाकी डेफिनेटली कोशिश तो यही है कि आपको मैक्सिमम रिवीजन के लिए टाइम मिले, लेकिन वो प्लस माइनस मेरा ख्याल अगर कोशिश तो यही है कि 1 महीना तकरीबन एंड में मिल जाए, लेकिन मेरा ख्याल इतनी मेरे साथ सख्ती आप नहीं करेंगे कि अगर 1-2 दिन कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए अगर निकल आए तो वो कोई इशू नहीं है मेरा ख्याल। तो सिलेबस ख़त्म करना नहीं होता है, सिलेबस को सही पढ़ना है। मसलन एक तरीका ये भी हो सकता है कि आपको एक टॉपिक रह जाए, 2 सवाल करा के आ जाए, बाकी कर लीजिएगा, तो वो आप मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, वो बाकी हो गए होंगे। तो पेपर बहुत टफ आता है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है, और आपको वही क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं जिसके बारे में ये एक कॉन्फिडेंस हो टीचर्स की तरफ से कि ये कर लेंगे। जहाँ महसूस हो कि ये नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली करने पड़ते हैं, उसे टाइम भी देना पड़ता है। तो मेन चीज़ ये, अच्छा इसमें भी रिक्वायर्ड ये होता है ना कि आप साथ साथ पढ़ें, ये नहीं होता है कि एंड में इकट्ठा ही पढ़ लूँगा, ये साथ साथ पढ़ा हो तब एंड में रिवीजन होती है। रिवीजन किसे कहते हैं? पहली दफ़ा पढ़ना तो रिवीजन नहीं ना होता है, मैं पढ़ लूँगा जब सिलेबस ख़त्म होगा, तो ऐसे नहीं है। साथ साथ लेक्चर्स लिए हों, साथ साथ होमवर्क्स कंप्लीट किए हों, टेस्ट वगैरह दिए हों, फिर वो सेलेक्टेड से चंद एक क्वेश्चन होते हैं जो रिवीजन करनी होती है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ भी समझाना है तो शुरू में एक बेसिक सा सवाल किया जाता है, उसका मकसद ये नहीं होता कि इसने पेपर में आ जाना, लेकिन अगर वो क्वेश्चन नहीं किया जाएगा तो आपसे बड़ा क्वेश्चन भी हैंडल नहीं होगा। तो इट टेक्स टाइम, आहिस्ता 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 चीज़ें उस तरह से क्लियर होती हैं जिस तरह होनी चाहिए। तो सिलेबस की बहुत ज़्यादा डेप्थ है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि कंपैरेटिवली स्पीकिंग पिछली अटैम्प्ट से इस अटैम्प्ट में एक टॉपिक कम हुआ है वैसे, लेकिन स्टिल बहरहाल क्योंकि टाइम भी पीछे आ गया है, वो 2 हफ्ते कम हुए हैं, तो इसलिए नेट इफेक्ट है। फिर ईद भी आनी है, और नहीं अल्लाह ना करे मुहर्रम वगैरह को काउंट ना ही करें, तो हम कोशिश तो पूरी करेंगे। इस तरह गिनना शुरू हो जाएंगे तो ज़्यादा टेंशन होगी इसलिए। तो लेकिन मीन्स टू से टाइम लिमिटेशन अपनी जगह, लेकिन मेरी सजेशन वैसे ये है कि कब सिलेबस ख़त्म होगा ये मेरा ख्याल आपका इशू नहीं होना चाहिए। आपका इशू ये होना चाहिए कि सिलेबस सही चल रहा है या नहीं। तो बाकी डेफिनेटली आज आप मुझे बताएं सबसे ज़्यादा जल्दी सिलेबस ख़त्म करने की किसे हो सकती है? मुझे मैं उसके बाद वेला हूँ, जिस दिन सिलेबस ख़त्म होगा मैंने कोई रिवीजन नहीं करनी ना, इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पेपर देने का प्लान है। तो
सिलेबस ख़त्म होने के बाद सबसे ज़्यादा रिलैक्स मैं हूँ। आपने तो फिर पढ़ना है, तो और इंशाल्लाह मुझे जल्दी कोई नहीं है कि सिलेबस ख़त्म हो, और यकीनन आपको भी नहीं होनी चाहिए। आपका काम यकीनन आप अल्हम्दुलिल्लाह हमें आइडिया है कि कितना, हमें का मतलब मेरे साथ जो बाकी टीचर्स भी हैं कि कितना टाइम आपको मिलना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सिलेबस भी प्रॉपरली कवर होना चाहिए। ठीक है जी। वीक में कितने दिन क्लास होगी, ये तो अंडरस्टूड बात है वैसे। इंशाल्लाह थ्रू आउट द वीक होगी। आप मुझे ये लग रहा है कि ये कहना चाह रहे हैं कि आपको खौफ है कि कहीं संडे ऑफ ना हो। जी मिस्टर इब्राहिम। नहीं मतलब भाई के सवाल से ही लग रहा है ना, भाई ने सवाल किया है, मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कितने दिन सर, क्लास कितने दिन होगी, हफ्ते में कितने दिन होगी। तो मेरा ख्याल है वैसे तो ये अंडरस्टूड बात थी, लेकिन भाई को खौफ एक लग रहा है कि कहीं संडे ऑफ तो नहीं होगा। तो मैं तो यही समझा इस बात। जी इंशाल्लाह उतने दिन ही क्लास होगी जितने दिन होनी चाहिए। जी हुक्म करें जी, कितने दिन होनी चाहिए। तो बस दुनिया ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। अब देखें ना, सिलेबस भी जल्दी ख़त्म होना चाहिए, और पढ़ना भी कुछ ना पड़े, और हफ्ते में अगर एक दिन भी हो जाए तो काफ़ी है। तो इस तरह तो ना करें। जी इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि संडे कम से कम आपके वेस्ट ना हो। अल्लाह करे कि हम संडे को, आप संडे रिवीजन कर सकें। इंशाल्लाह संडे को क्लास नहीं होगी, आप टेंशन ना लें। लेकिन उसके अलावा बाकी दिनों में तो अलाउड है ना क्लास, कम से कम इतना अलाउ कर दीजिएगा। जी बेटा एक्स्ट्रा क्लास तो फिर कोई ना कोई होगी, लेकिन संडे को इंशाल्लाह नहीं। तो अभी इस वक्त मेरा ख्याल है इतना मैं आपको गुस्से में ना ले आऊँ कि कहीं मेरा आज क्लास से निकलना ज़रा मुश्किल हो जाए। तो आज मेरा ख्याल है अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। वैसे तो मुझे पता है कि आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात मैं और खोलूँगा। माशाल्लाह और भी आप काफ़ी पढ़ने वाले लोग हैं। जी मैं चाह रहा था ज़रा एक पेज आपके साथ और भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो अगर कुछ पढ़ाई आज शुरू कर ही ली जाए, क्या ख्याल है। जी कोई बहरहाल आपका कोई क्वेश्चन अगर रह गया हो, इस जिस तरह की बातें मैंने भी इनिशियली की हैं, कोई आपके जहन में कुछ चीज़। जी बेटा इस तरह ने काइंडली नहीं कीजिएगा, पता नहीं अब पुरानी बुक और नई बुक में कितना चेंज है या नहीं है। अगर आपके फॉर एग्जांपल को पुरानी बुक है, तो फिर एटलीस्ट आप नई बुक के साथ कंपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। कुछ चेंजेस होंगी, अब डेफिनेटली सारी जहन में नहीं होती हैं। तो अगर आप पुरानी बुक यूज़ करना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आप फिर कंपेयर ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें कुछ चेंजेस अगर हैं तो एटलीस्ट वो वाले पेजेस एटलीस्ट कॉपी करवा लीजिएगा। जी क्लास का टाइम इंशाल्लाह यही होगा जी। क्लास का टाइम इसी टाइम पे इंशाल्लाह क्लास होगी। अच्छा इसमें एक और भी फैक्टर, आखिरी चीज़, हम नहीं कह सकते कि फ़िज़िकल क्लासेस गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होंगी या नहीं, और डेफिनेटली अगर नहीं अलाउड हो सकेंगी तो फिर मजबूरी हो जाएगी। तो इवन देन आपने क्योंकि पेपर देने हैं, इसलिए मतलब आई होप कि आप समझ रहे हैं कि हमारी कॉलेज को अगर अलाउड नहीं है तो वो लिमिटेशन अपनी जगह है, लेकिन अगर वो लिमिटेशन आ भी जाए तो आपने पेपर देने हैं, पक्की बात है। तो फिर अकॉर्डिंगली इंसान को ज़िंदगी में एडजस्ट करना चाहिए। किसी बहाने को बेस बना के कोई जहन में कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाए, मेरा ख्याल है इस तरफ नहीं जाना चाहिए। डेफिनेटली अल्लाह करे कि फ़िज़िकल क्लासेस अलाउड हों और फिज़िकली हम थ्रू आउट द सेशन पढ़ें, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो ज़िंदगी में इन्हीं प्रॉब्लम्स के साथ अपने आपको एडजस्ट करना पड़ता है। कोई ऐसी चीज़ कि यार अब ये हो फिज़िकल नहीं होनी तो मैंने नहीं, मतलब टाइम तो हमारा ही वेस्ट होना। तो अगर खुदा न खास्ता फिज़िकल क्लासेस ना भी हों, तो इट इज़ अंडरस्टूड कि इंशाल्लाह अब आपको जिस मोड में भी होंगे प्लीज़ मोटिवेट ज़रूर करेंगे पढ़ाई के हवाले से। कोई इतना इम्पॉसिबल भी नहीं होता है। ठीक है आइडियल नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन अपने आप को ज़िंदगी में चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में एडजस्ट करने का नाम ही सीए है, बाकी मैं कुछ नहीं कहता। लेकिन सीए वाले नौजवान को तो अपने आप को हर एंगल से एडजस्ट करना चाहिए, मुश्किलात से खेलना आना चाहिए। ठीक है प्लीज़। तो अल्लाह करे कि हमारी मुलाकात फ़िज़िकली हो, और जो लोग आज नहीं भी आए वो इंशाल्लाह, मेरा ख्याल है आज क्या 30 है वैसे, अल्लाह करे कि फर्स्ट से सही अलाउड हो जाए। लेकिन बहरहाल अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए तो आपने फिर भी अपने आप को पढ़ाई के हवाले से सीरियस ही रखना है। सही है सर, याद रहेगा। आज जो बातें हो सकी हैं, क्या आप इसे थ्रू आउट द सेशन जहन में रख सकते हैं
इंशाल्लाह कोशिश करेंगे यार। चलें सर, आज हम अपनी ज़रा स्टडीज़ को स्टार्ट कर लें। थोड़ा सा आपके पास पेजेस हैं, ज़रा एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के नाम से एक पेज आपके साथ शेयर हुआ होगा, तो पेन ज़रा हाथ में रख लें। कुछ ज़रा बेसिक्स ही आज जो आप पहले अपनी चीज़ें पढ़ी होंगी वही इस पेज पे लिखी हुई हैं, हम जस्ट आज ज़रा उसी को रिवाइज़ कर लेते हैं। जी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सबने वर्ड सुना हुआ, उसी की एक एब्रीविएशन ब्रैकेट में लिखी हुई थी, PPE स्टैंड्स फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। IS 16 है। आ जाएं ज़रा इसकी डिस्कशन, एक प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। कुछ बातें मैं पहले इनिशियली आपके सामने कर देता हूँ, लेकिन क्योंकि आपने ये आइडिया आप लोगों को पहले भी है, तो अगर मेरी किसी बात में कन्फ्यूजन रह गई तो इंशाल्लाह फिर उसे भी डिस्कस कर लेंगे। इन्वॉल्व रहना चाहिए क्लास में, वन साइडेड बहस नहीं हो जानी चाहिए। डेफिनेटली इनिशियली मैं कुछ बात ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आए, किसी हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो जाए, तो ज़रूर मुझसे पूछेगा। तो आ जाए ज़रा पेन हाथ में रख लें। सबसे पहले एक डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ लिखी हुई है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की, पढ़ें, आपके पास पेजेस हैं। दीज आर दोज टेंजेबल आइटम्स। सबसे पहले तो ये वर्ड अंडरलाइन कर लें, टेंजेबल आइटम्स। असल में एक और वर्ड भी होता है, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल मीन्स होता है एक ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, होती तो है वो, लेकिन वो फिजिकली उसकी एग्जिस्टेंस नहीं है। मसलन अपना मोबाइल जहन में लाएं, आपके मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर हैं सर? प्लीज़, सॉफ्टवेयर हैं सर? लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ यार वो एक दो सॉफ्टवेयर ज़रा मुझे दे दें, शेयर तो शायद हो सकते हैं, लेकिन वो हैं तो सही, लेकिन वो फिज़िकली अगर आप ढूंढना चाहें खुदा ना खासा मोबाइल को, तो फिज़िकली तो नहीं है, लेकिन वो हैं। तो वो जो इनटेंजिबल्स हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके सिलेबस में नहीं है, वो IS 38 एक एज स्टैंडर्ड है। हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में उन आइटम्स की बात करें जो टेंजेबल हैं, मीन्स जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। मसलन चंद एक एग्जांपल, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल, फिजिकल आइटम्स की बात हो रही है। लेकिन ये कौन सी चीज़ें, कौन सी टेंजेबल चीज़ें जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बन जाती हैं? ज़रा सेकेंड लाइन में, हेल्ड फॉर यूज़। इसमें सबसे अहम चीज़ ये कि अगर ये चीज़ें हेल्ड फॉर यूज़ हैं, कहाँ कहाँ हो सकती हैं? प्रोडक्शन में हो सकती हैं, सप्लाई में हो सकती हैं, बिजनेस के हेड ऑफिस में हो सकती हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, फैक्ट्री में हो सकती हैं, हेड ऑफिस में जहाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो रही है। सेलिंग एसेट्स हो सकते हैं, कोई डिलीवरी व्हीकल्स हैं जिन व्हीकल्स को आप यूज़ कर रहे हैं ताकि आप चीज़ें बेच सकें, तो फैक्ट्री में भी हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग में। हेड ऑफिस में एडमन लिखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए हो सकती हैं और सेलिंग पर्पसेस के लिए भी हो सकती हैं। मेन वर्ड्स क्या हैं? हेल्ड फॉर यूज़ लिखा, हेल्ड फॉर सेल अगर लिखा हो फिर ये इन्वेंट्री है, वो बहस नहीं हो रही। और अगर इन्वेंट्री है, IS 2 है, और इन्वेंट्रीज आर मेजर्ड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV है, नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एक आइटम कब बनेगी? जब नंबर एक वो हेल्ड फॉर यूज हो, और नंबर दो हैज़ अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। पहली दो लाइनों में कुछ बोल्ड वर्ड्स भी लिखे हुए। नंबर एक, हेल्ड फॉर यूज हो ये चीज़ें, और नंबर दो, इनका फ़ायदा मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड हमें होना हो। तो ऐसी चीज़ें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की हेडिंग के अंदर, डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। थर्ड लाइन पढ़ें इसके नीचे, इनका करना क्या है? इन्हें कैपिटलाइज किया जाता है और फिर डेप्रिशिएट किया जाता है इनकी यूजफुल लाइफ पे। कैपिटलाइज का वर्ड अगर कभी आपके सामने बोला जाए तो इसका मतलब एसेट बनाया जाता है। एक वर्ड होता है कैपिटलाइज, और उसके अगेंस्ट एक और वर्ड है एक्सपेंस आउट। अगर कैपिटलाइज वर्ड बोला जाए तो आपके जहन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आनी चाहिए, कैपिटलाइज कर दें। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मशीनरी की इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस आउट होगी? क्या मतलब? एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, कैपिटलाइज हो जाएगी, पता नहीं इस बात का। लेकिन अगर कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस है तो वो एक्सपेंस आउट हो जाएगा। एक्सपेंस आउट का मतलब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रहे हैं, कैपिटलाइज का मतलब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट बनाने की बात कर रहे हैं। तो कोई लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इसको आप क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे, एज एन एसेट डेबिट करेंगे, और बाद में उसकी यूजफुल लाइफ पे उसे डेप्रिशिएट करेंगे। सिर्फ एक चीज़ आपके जहन में यकीनन आनी चाहिए, लैंड जहन में लाएं ज़रा। क्या लैंड कैपिटलाइज करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे सर, एसेट तो बनाएंगे, लेकिन क्योंकि उसकी यूजफुल लाइफ
इनडिटर्मिनेबल है, इनडेफिनेट है, पता नहीं कितनी है, तो डेप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। सेंटेंस लिखा होता है डेप्रिशिएट ओवर द यूजफुल लाइफ, लेकिन अगर यूजफुल लाइफ का अंदाजा ही नहीं है तो फिर आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। क्या लैंड एसेट ही नहीं है? कैपिटलाइज करेंगे आप, लेकिन उसकी लाइफ नॉर्मली इनडेफिनेट होती है, इसलिए फिर आप उसे डेप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे। जिन जिन एसेट्स की लाइफ डिटर्मिनेबल होगी उनकी फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे। एनी कन्फ्यूजन इन माय वर्ड्स? जी प्लीज़, मैंने कोई नई बात कर दी हो? नीचे एक लिस्ट बनी हुई है कुछ एग्जांपल्स की जो शायद हमने बोली भी हैं। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर इक्विपमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें अगर हेल्ड फॉर यूज़ हैं और नॉर्मली इनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा ही होती है, तो ये सब चीज़ें प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कहलाएंगी। इनको फिर हम पहले कैपिटलाइज करेंगे और डेप्रिशिएट करके साथ साथ जैसे उसकी लाइफ है अकॉर्डिंगली रिड्यूस करते जाएंगे। जी मैं 1 मिनट रुक रहा हूँ, आप इसे दोबारा पढ़ भी लें जो अभी मैंने डिस्कस किया है, और अगर कोई चीज़ आप ऐड करना चाहें या पूछना चाहें तो ज़रूर करें। नहीं, रेंटल पर्पसेस के लिए मशीनरी वगैरह होती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, वो वरना फिर IS 40 में चली जाएगी। ये मूवी ये ज़रा कुछ, वैसे तो मेरा ख्याल उसने चेक किया, बस के अकाउंटेंट्स हैं नहीं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से अचानक, बाद में देख लीजिएगा, अभी मेरे ख्याल फिलहाल LCD पसंद आई। नहीं, इस पे ना मार, नहीं इस पे भी रहने दीजिएगा। उसके पीछे भी कुछ है। जी जी, आप डेफिनेशन देख रहे हैं। बट आप प्लीज़, डेप्रिशिएट होता है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेप्रिशिएट ही होता है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन चार्ज होती है कैपिटलाइज करने के बाद, एक्सेप्ट लैंड जिसकी लाइफ का एस्टीमेट नहीं होता नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। जी जी, मैं बार बार बोल रहा था नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मली इंडेफिनेट माइनिंग नहीं। उसके बाद उसी तरह अगर फॉर एग्जांपल आप किसी हिली एरिया में चले जाएं, पहाड़ी इलाके में, तो वहाँ लैंड स्लाइडिंग्स हो जाती हैं। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का एक वर्ड यूज़ किया जाता है। ये जो साहिली इलाकों के साथ अगर लैंड है तो वो सतह समंदर बुलंद होने से वो भी अंदर चली जाती हैं। एक्सेप्शंस हैं, लैंड भी डेप्रिशिएट हो सकती है, एक्सेप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन नॉर्मली लैंड की डेप्रिसिएशन इनडेफिनेट लाइफ होने की वजह से चार्ज नहीं करते। लेकिन मैंने वही आपसे कहा ना, अगर लाइफ का एस्टिमेट हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप। और नॉर्मल लेकिन यही है कि शायद लैंड की डेप्रिसिएशन, ये तो पता ही होगा यार, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, आम हालात में लैंड की लाइफ इनडेफिनेट होती है, इनडिटर्मिनेबल होती है। नहीं नहीं, मैं बात और कर रहा हूँ, आपने आप बात और कर रहे हैं। ये मैं बार बार एक वर्ड बोल रहा हूँ जी, 1 सेकंड रुकें जी सारे। मैं बोल रहा हूँ इनडेफिनेट लाइफ होती है, ये सही है। अब आप ये कह रहे हैं उसकी तो वैल्यू बढ़ती है, तो वो डेफिनेटली बढ़ती है, तो डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती? क्योंकि लाइफ इनडिटर्मिनेबल है, तो फिर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, प्लॉट्स वगैरह की बढ़ती है। तो देयरफॉर फिर अभी हम पढ़ेंगे आगे जाके कि एक रिवैल्यूएशन मॉडल भी होता है। तो चीज़ें अगर उनकी प्राइस ज़्यादा हो रही, इवन कम भी हो सकती है फिर बाद में सब्सिक्वेंटली, तो फिर वो भी होता है। नहीं, इम्पेयरमेंट अभी भी नहीं होता, वो कुछ और होता है, रिवैल्यूएशन होती है। हाँ, इस वक्त डेप्रिसिएशन की बात हो रही है। इनडेफिनेट का मतलब है इनडिटर्मिनेबल। बल्कि आप बताएं ना, फॉर एग्जाम्पल आपका प्लॉट है, उसकी कितनी लाइफ है? या आप कुछ कह रहे हो? नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ इनडिटर्मिनेबल है। अच्छा, ये इनफाइनाइट नहीं है वर्ड, ये इनफाइनाइट होता हमेशा, लामहदूद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो ये पता है कि क़यामत वाले दिन लैंड भी गायब हो जानी है। तो इनफाइनाइट नहीं है, इनडिटर्मिनेबल। अब क़यामत कब आएगी? हरकतें तो हमारी ऐसी हैं कि, लेकिन बाकी वो रब का फैसला, तो लैंड भी ख़त्म हो जाएगी। तो इनफाइनाइट नहीं, इनडिटर्मिनेबल। हाँ, लेकिन जैसे वो भाई एक बात करता है, अगर पता चल जाए
तो अकॉर्डिंगली डेप्रिशिएट करेंगे। नॉर्मली इनडेफिनेट होने की वजह से डेप्रिशिएट नहीं करते, एक्सेप्शंस हो सकता है, आपने कभी पढ़ी हो वगैरह, कभी आएंगी तो फिर डिस्कस कर लेंगे। आप कुछ कह रहे थे? एक मिनट। एसेट्स, दीज आइटम्स आर कैपिटलाइज्ड इन, इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे, इस लाइन का बस मतलब ये है, यही बोली, एसेट्स आर कैपिटलाइज्ड, इनको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकॉर्ड करेंगे, इस मतलब लाइन का मतलब ये, इसे एक्सपेंस के तौर पे डेबिट नहीं करेंगे, इसे एक एसेट के तौर पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएंगे। इसको लिखा हुआ है दीज आइटम्स आर कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड का मतलब इसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में ले जाएं। एक्सपेंस्ड आउट का मतलब इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएं। जिस तरह मैंने एक दो एग्जांपल्स दी थी, अगर कोई आपने मशीनरी ली है और उसको इंस्टॉल करने पे 50,000 का खर्चा हुआ है, तो आप उस 50,000 को कैपिटलाइज करेंगे एसेट में, मींस एसेट कॉस्ट में ऐड कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाके, एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई रेगुलर रिपेयर मेंटेनेंस है तो आप उसे कैपिटलाइज नहीं करेंगे, आप उसे प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करेंगे। अब ठीक है, ये आप कुछ कर, लो वैल्यू इक्विपमेंट का मतलब, अच्छा नहीं, असूलन तो उन्हें भी कैपिटलाइज होना चाहिए। एक स्टेपलर वगैरह देखा है कभी आप लोगों ने जिंदगी में? स्टेपलर की बजाय कैलकुलेटर पे आ जाता है ना जो आपके हाथ में। कितने का आता है आजकल कैलकुलेटर? ऑन एवरेज को लगा लेते हैं 1500 कर लेते हैं। इसका दोबारा इसको अपने ज़रा, जिनके पास है ज़रा एक सेकंड देखें, देख के बताएं इसकी लाइफ। मोबाइल नहीं कह रहा, मोबाइल नहीं कह रहा, कैलकुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह जब से लिए ठीक चल रहा है। 5-7 साल से ज़्यादा भी वैसे चलता है, आपको आइडिया नहीं होगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं होता, ये गिर भी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है, लेकिन आप जानबूझ के ना गिरा दीजिएगा। तो नॉर्मली 5-10 ईयर्स चलें तो असूलन तो ये 1500 कैपिटलाइज होना चाहिए और 10 साल सपोज उस पर डेप्रिशिएट होना चाहिए। लेकिन अब बिजनेसेस जहन में लाएं आप, कंपनीज के एंगल से ये 1500 रुपीज़ इममटीरियल है। आपने पीआरसी में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मटीरियलिटी, सिग्निफिकेंस के एंगल से, वो कि जो चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं वो मटीरियल कहलाती हैं, जो इनसिग्निफिकेंट है छोटी मोटी चीज़ें वो इममटीरियल कहलाती हैं। असूलन तो इस कैलकुलेटर को कैपिटलाइज होना चाहिए और फिर 10 साल पर डेप्रिशिएट होना चाहिए। बल्कि एक और चीज़, डेप्रिशिएट भी होना चाहिए, इसकी रेजिडुअल वैल्यू भी सोचनी चाहिए, मेथड सिलेक्ट होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन लगाऊं, रिड्यूसिंग लगाऊं वगैरह वगैरह। असूल तो ये कहता है। लेकिन अब ज़रा जहन में लाएँ ज़रा कंपनी के अकाउंटेंट्स, अगर कंपनी के अकाउंटेंट इस चक्कर में पड़ जाएं कि कैलकुलेटर 1500 कैपिटलाइज हो रहा है, रेजिडुअल वैल्यू क्या है, मेथड कौन सा लगाऊं, तो जितना वो टाइम वेस्ट कर देगा उसका फ़ायदा कोई नहीं। तो इममटीरियल चीज़ों की कोई बहस नहीं होती है। हमारी हमेशा काउंटिंग किसको फोकस कर रही होती है? मटीरियल। मटीरियल गलतियाँ ना हो, इममटीरियल टाइम वेस्टिंग है। इसलिए बेहतर ये कि 1500 थोड़ी सी अमाउंट है कंपनीज के लिए, तो इसे एक्सपेंस रिकॉर्ड करके बहस ख़त्म करें। असूल क्या कहता है? कैपिटलाइज करें, डेप्रीशिएट करें। लेकिन बीच में जो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है वो आके कहेगा कि ऐसी टाइम वेस्ट ना करें, इसको एक्सपेंस आउट करके बात ख़त्म कर दें। एक छोटी सी एग्जांपल बोर्ड पर ज़रा देखें। समटाइम जब हम वर्किंग करते हैं तो सपोज 800 रुपीज़ आए आंसर, लेकिन समटाइम पॉइंट्स में आंसर जा रहा होता है। कभी हुआ है इत्तेफाक कैलकुलेटर पे कोई वर्किंग कर रहे हो तो पॉइंट्स में आंसर चला जाए और पॉइंट्स में काफ़ी सारे डिजिट्स नज़र आ रहे होते हैं। अब असूलन तो ये अमाउंट ये है, सपोज 800.25676778, लेकिन बताएं इसे बस कैसे लिख दूं? असूल तो ये है कि पूरी वर्डिंग लिखूं, लेकिन ये टाइम वेस्टिंग है। तो राउंड ऑफ किया जाता है। ये वर्ड सुना कभी आपने? राउंड ऑफ किस लिए किया जाता है? ताकि इममटीरियल बहस ना हो और राउंड ऑफ करके तकरीबन बात ठीक हो जाए। तो वन सेकेंड, ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट है। हम अकाउंटेंट्स की पूरी कोशिश होती है, होनी चाहिए कि कभी भी कोई मटीरियल मिस्टेक ना हो। मटीरियल मीन्स सिग्निफिकेंट मिस्टेक ना हो। हाँ, जानबूझ के इममटीरियल मिस्टेक भी ना हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी चाहिए इममटीरियल चीज़ों की। सारा फोकस होना चाहिए कि मटीरियल चीज़ें सही हो जाए। ठीक है, तो इसलिए डेफिनेटली इसको राउंड ऑफ करना चाहिए। बताएंगे इसे राउंड ऑफ करके कितना लिखूं?
ये मैं ज़रा वैसे ही देखना चाह रहा हूँ कि अच्छा चलें, अगर पॉइंट्स में नहीं जाना बताएं कितना लिखूँ। 800 पॉइंट्स के बाद 25 आ रहा है। अच्छा अगर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो बताएं क्या करूँ। अगर सपोज पॉइंट्स के बाद 2 जाना है मैंने तो 26 ठीक है। अब ये डेफिनेटली हम खुद कर रहे हैं कुछ, लेकिन क्यों कर रहे हैं, ताकि इमटेरियल बहस ना हो। तो 257 भी तकरीबन 26 है। तो रुपीज़ में भी राउंड ऑफ किया जा सकता है, पॉइंट्स में भी जाके राउंड ऑफ किया जा सकता है। मेरा गुमान ये है कि शायद आपने जब भी कभी राउंड ऑफ किया होगा तो शायद पॉइंट्स में 2 डिजिट से ज़्यादा आगे नहीं गए होंगे। उससे आगे जाना टाइम वेस्टिंग है। एग्ज़ाम ने राउंडिंग ऑफ का कोई इशू नहीं है। उसी तरह ये कैलकुलेटर कंपनीज के एंगल से, कैलकुलेटर, स्टेपलर्स, पिन्ने छोटी मोटी, अगर देख बहुत डेप्थ में जाएंगे यकीनन इनकी लाइफ तो 1 साल से ज़्यादा है, लेकिन टाइम वेस्टिंग है। तो जहाँ भी इमटेरियल चीज़ सामने आ जाएगी उसकी काउंटिंग्स में कोई बहस नहीं। ठीक है प्लीज़। तो अगर ये आइटम्स मटेरियल हैं तब इन्हें कैपिटलाइज करके डेप्रिशिएट करें इनकी लाइफ पे, अदरवाइज शायद सिंपली इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है जी, एनी अदर कन्फ्यूजन जी। चलिए अब ज़रा टाइम भी ख़त्म हो रहा है तो इंशाल्लाह कल ही डिटेल में बात शुरू करते हैं। सॉरी आज ज़रा क्लास का स्टार्ट करते हुए ज़रा कुछ थोड़ा टाइम एक्सपेक्टेड नहीं था शायद कि आप लोग फिजिकल भी आएंगे, शायद इसलिए हम ज़रा रिलैक्स ही थे। तो इंशाल्लाह कल से टाइम पे क्लास स्टार्ट करेंगे और पढ़ाई प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी प्लीज़। चलें इंशाल्लाह फिर, आज कोई खास बात नहीं हो सकी, इंशाल्लाह कल से कल सही पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन, कुछ चीज़ आप तो नहीं पूछना चाह रहे। ये पेजेस अभी काइंडली 1-2 दिन संभाल के रखिएगा, कल से कैलकुलेटर भी साथ होने चाहिए। चलिए जी फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।